मैट्रिक एग्ज़ाम 2025। मैट्रिक एग्ज़ाम जो 2025 में होने वाली है, उसके साइंस विषय का कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ मैं फिर से आज हाजिर हुआ हूँ। तो आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहाँ पर एक बात आएगा कि लिटमस पत्र को नीला, अगर लिटमस पत्र है उसको अगर लाल कर देता है तो याद रखिएगा वो क्या होगा? तो अम्ल का काम है। अम्ल का काम है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देना। जबकि लाल को अगर नीला करता है, लाल को अगर नीला करता है तो उसमें काम है किसका? भस्म का। भस्म का काम है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना, नीले को लाल कर देना अम्ल का काम है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना, तो इसका मतलब भस्म का काम है। तो भस्म का पीएच मान क्या होता है? 7 से 14 तक होता है। 7 से लेकर के 14 तक होता है। 7.1 मतलब 7 से अधिक होना चाहिए। 7 नहीं, 7 जिसका होगा वो भस्म उदासीन हो जाएगा, वो लवण कहलाएगा। तो 7 से अधिक ऑप्शन नंबर ख में मौजूद है। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ख, 7 से अधिक। चलते हैं आज की क्लास का दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान याद रखिएगा, जिसका पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है वो अम्ल होता है। वो अम्ल होता है। 7 से लेकर 14 तक होता है वो भस्म होता है। लेकिन बात आती है यहाँ पर 7 किसका होगा? तो वो उसका पीएच क्या, वो पदार्थ क्या होंगे? उदासीन होंगे। तो यहाँ पर बात आई है अम्लीय ऑक्साइड, तो इसका पीएच मान क्या होगा? 0 से लेकर 7 के बीच में होगा। तो 7 से अधिक ये गलत बात है, 7 से कम बिल्कुल सही बात है, 7 के बराबर ये गलत बात है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान याद रखिएगा, हमेशा शुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन। अमोनियम क्लोराइड का विलयन क्या होगा? याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। ये NH4Cl जो होते हैं ये अम्लीय होते हैं, याद रखिएगा, अम्लीय होते हैं। इसका पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है। तो ये अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क अम्लीय करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 का विलयन क्या होगा? तो यहाँ पर बात याद रखने वाली है, ये है कि सोडियम कार्बोनेट का सोडियम कार्बोनेट का विलयन कैसा होगा? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? क्षारीय होगा। सोडियम कार्बोनेट का पीएच मान जो होता है ये 7 से 14 के बीच में होता है, याद रखिएगा। तो इसका पीएच मान 7 से 14 के बीच, और 7 से 14 के बीच जो पदार्थ भास्मिक होते हैं, जो क्षारीय होते हैं, उसका पीएच मान क्या होता है? 7 से 14 के बीच, और वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, भास्मिक प्रकृति के होते हैं। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का छठा क्वेश्चन। 298 ताप पर जल का पीएच मान क्या होगा? तो याद रखिएगा, 298 ताप पर जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। 298 ताप पर, केल्विन ताप पर क्या होता है जल का पीएच मान? तो 7 होता है। जल उदासीन होता है, वहाँ 298 ताप पर कोई भी जल को उबालने पर वो परिशुद्धता हो जाती है उसकी, और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस जल के पीएच का मान 7 है। यदि जल को 70 डिग्री तक गर्म किया जाए तो क्या होगा? याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीएच का मान जो है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच का मान क्या होता है? याद रखिएगा, घटता है। पीएच क्या होगा? घटेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है?
निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का मान 7 से कम होगा? किसके जलीय विलयन का मान 7 से कम होगा? इसका जलीय पीएच का मान 7 से अधिक होगा। ये तो 7 से बहुत अधिक होगा। ये भी 7 से अधिक होगा। ये फेरिक क्लोराइड जो हैं, फेरस क्लोराइड जो हैं, इसका पीएच मान 7 से कम होगा। ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। धातु के क्लोराइड या लोहे के क्लोराइड का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है और ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विलयन ए, बी, सी तथा डी का पीएच क्रम से 9.5, 2.5, 3.5 तथा 5.5 है। अधिकतम अम्लीय विलयन होगा। अधिकतम अम्लीय विलयन क्या होगा? तो याद रखिएगा, पीएच मान कम जिसका होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होंगे। तो 0 से 7 के बीच होते हैं क्या पीएच मान वाले? 0 से 7 के बीच पीएच मान वाले जो जितने भी पदार्थ होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसका पीएच मान जितना कम होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा। तो सबसे कम पीएच मान किसका है? 2.5। 2.5 किसका होगा? ये दूसरे नंबर वाले पदार्थ का होगा। तो दूसरा नंबर पदार्थ कौन है? बी है। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? सबसे अधिक अम्लीय कौन होंगे? तो बी ऑप्शन नंबर ख में मौजूद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? समान पीएच तथा समान पीएच तथा पीओएच वाला विलयन कैसा होता है? इसका मान पीएच मान क्या होता है? पीएच मान किसका, किसी पदार्थ का अगर 7 है और पीओएच भी क्या है? 7 के बराबर है। मतलब पीएच मान भी 7, पीओएच मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड का आयन का मान क्या है? बराबर है। तो उसको क्या कहते हैं? उस पदार्थ को उदासीन कहते हैं। उदासीन कहते हैं। यही क्या होता है? लवण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? उदासीन यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन नंबर ग में मौजूद है उदासीन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या है? एक जलीय विलयन जिसका पीएच 0 है वो विलयन कैसा होगा? तो याद रखिएगा, 0 से 7 के बीच जो होते हैं या 0 या 7 से पहले वाले जितने भी पीएच मान वाले पदार्थ होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, सभी अम्ल विलयन में कौन से आयन देते हैं जो अम्लीय गुण को दर्शाता है? तो याद रखिएगा, सभी विलयन जल में घुल करके क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन देते हैं। याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन ऑप्शन नंबर ग में मौजूद है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा, अगर बोलेगा यहाँ अम्ल के जगह में बोल देगा भस्म, तो याद रखिएगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। भस्म जल में घुल करके हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, जबकि अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? रंगहीन द्रव का एक बूंद नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले को लाल कर देता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो अम्लीय होगा। वो पदार्थ जो होंगे जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा वो अम्लीय होगा। रंगहीन द्रव निम्नलिखित में से क्या होगा? तो याद रखिएगा, अम्लीय प्रकृति के शुद्ध जल नहीं होगा। KOH क्षारीय होगा। सोडियम क्लोराइड ये भी क्षारीय प्रकृति के होंगे। तनु HCl जो होंगे ये अम्लीय प्रकृति के होंगे। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर घ मौजूद। ऑप्शन नंबर घ में HCl मौजूद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्षार को चुने। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इसका सूत्र होता है। लेड हाइड्रोक्साइड PbOH हॉल 2 होगा इसका। उसके बाद फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH हॉल 2। उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2OH हॉल 3। याद रखिएगा, क्या बोला है? क्षार को चुने, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्षार है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत स्ट्रॉन्ग क्षार है। तो यहाँ पर याद रखिएगा
क्या होगा, निम्नलिखित में से क्षार को चुने, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर क करेक्ट होने वाला है 14 नंबर क्वेश्चन का। याद रखिएगा, इस सबका सूत्र भी याद रखिएगा, काहे कि कोई ठीक नहीं कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्षार में लाल लिटमस पत्र डालने पर लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है? क्षार में डाले लाल लिटमस पत्र को क्षार में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नीला हो जाएगा। याद रखिएगा, नीला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ख में मौजूद है नीला। ऑप्शन नंबर ख है, हम स्प्रिंट के कारण गौ पहले चला गया, ऑप्शन नंबर ख बाद में आ गया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ख नीला, इस आंसर को याद रखिएगा, केवल बाद में आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा आयन लिटमस पत्र को नीला कर देने में सहायक होता है? कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला करने में सहायक होता है? तो हाइड्रोक्साइड आयन, तो यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, ये हाइड्रोक्सिल सोडियम क्लोराइड। तो याद रखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन को जो हाइड्रोक्सिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर गौ पहले है, इसलिए याद रखिएगा हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। हाइड्रोक्सिल में क्या होते हैं? OH आयन होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, या हाइड्रोक्सिल आयन भी इसको बोल सकते हैं। याद रखिएगा, ये क्या करते हैं, किसी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, जब जस्ता को तनु HCl अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? जब जस्ता को तनु HCl से अभिक्रिया कराई जाती है, जस्ता को कॉपर को तनु HCl के साथ अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनेगा? याद रखिएगा CuCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर ख में मौजूद है। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर ख में मौजूद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? जस्ता को NaOH, जस्ता जिंक है, यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट बनेगा, तथा साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? तो याद रखिएगा सोडियम जिंकेट बनेगा। सोडियम जिंकेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम जिंकेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस, ये ऑप्शन नंबर ग में मौजूद है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ग। यहाँ पर लिख देते हैं Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकलती है यहाँ पर। याद रखिएगा सोडियम जिंकेट का यह रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है? निम्नलिखित कौन धातु अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर केवल ऐसा जस्ता ही करेगा, बाकी ये सब नहीं कर पाएंगे ऐसा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क जस्ता होने वाला है, बाकी सब गलत है। बाकी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कौन करेगा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा? तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, तनु HCl, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, तनु HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे, HCl के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl का निर्माण होगा और जल का निर्माण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। याद रखिएगा HCl तनु HCl के साथ जब कॉपर सोडियम कार्बोनेट की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जलवाष्प बनती है, उसके बाद NaCl का निर्माण होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन यौगिक तनु HCl से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है? कौन यौगिक? तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या होने वाला है इसका?
सोडियम कार्बोनेट। अभी ये ऊपर में जस्ट बात की है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, तनु HCl के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है, जल बनाती है और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, जब सिरका में सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला जाता है, जब सिरका में सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला जाता है तब फदफदाहट के साथ एक रंगहीन गैस निकलती है। गैस का नाम निम्नलिखित में क्या है? तो याद रखिएगा, फदफदाहट के साथ कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑप्शन नंबर ख में मौजूद है। यहाँ पर थोड़ा माफ़ कीजिएगा कि क्योंकि यहाँ पे क ख होना चाहिए था, गौ दे दिए हैं पहले, ख को बाद में कर दिए हैं, घ सही जगह पर है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है फदफदाहट के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, चूने का जल में कौन सा रासायनिक यौगिक वर्तमान होता है? चूने का जल याद रखिएगा CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का जल का रासायनिक यौगिक वर्तमान होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड चूने का जल, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 24। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल में घुलकर क्या देते हैं? तो याद रखिएगा कार्बोनिल अम्ल। ऑप्शन नंबर ग में क्या है? कार्ब्यूरिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI रख लीजिए इसको, कई बार पूछा गया ये सवाल। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल करके क्या देते हैं? तो याद रखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है H3O+ चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता मतलब जिंक, तनु HCl, जल में ये मिलने के बाद अभिक्रिया होती है तो क्या बनाती है? तो याद रखिएगा ZnCl2 का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। यहाँ पर क्या पूछा है? अपघटन, तो यहाँ पर अपघटन तो खैर होगा नहीं, विस्थापन बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या जिंक क्या किया? हाइड्रोजन को विस्थापित करके हाइड्रोजन का स्थान ले लिया, क्लोरीन के साथ मिल गया, तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाया। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। नंबर 26 क्या है, क्या होता है जब जलती संठी को हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाई जाती है? संठी जल जाती है, संठी नीली ज्वाला के साथ मंद गति से जलने लगती है, संठी बुझ जाती है और पॉप ध्वनि के साथ जलने लगती है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होने वाला है। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ग, पॉप ध्वनि के साथ जलता है, याद रखिएगा पॉप ध्वनि के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन, सक्रिय धातु जस्ता एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम तनु अम्ल के से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं क्योंकि ये धातु सक्रिय धातु जस्ता एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम तनु अम्ल से अभी हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं क्योंकि ये धातु क्या होते हैं? 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? हाइड्रोजन से अधिक विद्युत धनात्मक होते हैं। याद रखिएगा सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन यहाँ है, कॉपर यहाँ है, इससे ऊपर बाकी सब हैं, जस्ता भी है, एल्यूमिनियम भी है, मैग्नीशियम भी है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? ये अधिक विद्युत धनात्मक होते हैं हाइड्रोजन से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा मैट्रिक एग्जाम में कहीं ये सब क्वेश्चन ना पूछ दे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कॉपर तथा सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया से क्या बनता है? याद रखिएगा, तो क्या है? कॉपर का सांद्र H2SO4 के साथ क्या बनता है? तो कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित करने नहीं पसंद। कॉपर तथा सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया, ये अभिक्रिया होगा ही नहीं, यहाँ पर अभिक्रिया नहीं होगा, यहाँ पर अभिक्रिया नहीं होने वाली है क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है हाइड्रोजन से, इसलिए यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगा। याद रखिएगा नो रिएक्शन, यहाँ मिसप्रिंट है ऑप्शन में, याद रखिएगा नो रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन होने वाला नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस को किस प्रकार एकत्रित किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस को किस प्रकार एकत्रित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का याद रखिएगा, हवा के ऊर्ध्वमुखी अपवाड विस्थापन विधि द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्या किया जाता है? एकत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हवा के ऊर्ध्व विस्थापन विधि द्वारा एकत्रित किया जाता है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होने वाला है, क्योंकि दोनों होगा। ये गैस हवा से भारी है, ये पानी में घुलनशील होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होने वाला है। क और ख दोनों होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड की गंध कैसी होती है? तो याद रखिएगा, इसकी जलते हुए सल्फर की तरह नहीं, सरे अंडे की तरह, सल्फर डाइऑक्साइड मछली के गंध की तरह, लहसुन की गंध की तरह। तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो जलते हुए सल्फर की तरह, खरे सरे अंडे की तरह। तो सड़े अंडे की तरह तो फॉस्फिन का होता है न, फॉस्फिन मछली PH3 जो होता है मछली का, मछली के गंध की तरह होती है, सरे अंडे की तरह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क ही करेक्ट होने वाला है। जलते हुए सल्फर की तरह सल्फर डाइऑक्साइड की गंध होती है, याद रखिएगा, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलना मतलब उसके साथ जलना ही अभिक्रिया होता है, तो जले सल्फर की तरह ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 क्या होता है जब जलती संठी को सल्फर डाइऑक्साइड से गैस भरे जार में ले जाया जाता है? तो याद रखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ये संठी क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। संठी क्या हो जाए? जलती हुई संठी को सल्फर डाइऑक्साइड के गैस भरे जार में ले जाया जाता है तो संठी बुझ जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्या होता है जब भीगे नीले लिटमस पत्र को सल्फर डाइऑक्साइड से भरे गैस जार में ले जाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होने वाला है? थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। क्या होता है? तो याद रखिएगा, नीला रंग लाल हो जाता है, फिर लाल रंग विरंजित होकर उजला हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सल्फर डाइऑक्साइड गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस पानी में घुलकर H2O के साथ कौन सा गैस बनाएगा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, H2SO3 का निर्माण करेगा पहले, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होने वाला है, H2SO3 का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होने वाला है। उसके बाद फिर इसमें जब जल मिलाया जाएगा तब H2SO4 का निर्माण होगा, ऑप्शन नंबर क। लेकिन पहले क्या होगा? पहले राइट आंसर ख होने वाला है, सल्फ्यूरस अम्ल होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अम्लीय K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन से प्रवाहित करने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है या कैसा जाता है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? हरा हो जाता है, हरा हो जाएगा वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। ताम्र को सांद्र H2SO4 अम्ल के साथ गर्म करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई जाती है। प्रयोग के बाद फ्लास्क में बचे विलयन का रंग कैसा होगा? तो याद रखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर नीला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रटने वाली है, इसको रट के याद कर लीजिएगा, बाकी समझने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। धातु के सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे स्थित उस धातु का नाम बताएं जो सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड गैस देती है। तो याद रखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर तांबा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38। जब सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया तनु H2SO4 से कराई जाती है तब क्या बनता है? सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया किसके साथ? तनु H2SO4 के साथ कराई जाती है। तो याद रखिएगा, सोडियम सल्फेट का निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ऑक्सीकारक है, अवकारक है, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोनों है। सल्फर डाइऑक्साइड जो हैं ये ऑक्सीकारक भी हैं, अवकारक भी हैं, दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजक क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड के किस गुण को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड विरंजक क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड के किस गुण को दर्शाता है? विरंजक क्रिया अवकारक गुण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41, कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? नीला होता है। इसको नीला थोथा भी कहते हैं, नीला थोथा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42, जस्ता कॉपर सल्फेट के विलयन में ताम्र को विस्थापित करता है क्योंकि, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होने वाला है? गौ। क्योंकि क्या होता है? जस्ता ताम्र की अपेक्षा अधिक प्रतिकारी है, मतलब अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? कॉपर सल्फेट और जस्ता की अभिक्रिया निम्न में से किस रूप में प्रदर्शित होती है? कॉपर सल्फेट और जस्ता की अभिक्रिया निम्नलिखित में किस रूप में प्रदर्शित होती है? तो याद रखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ख होने वाला है, ऑप्शन नंबर ख। कॉपर सल्फेट जिंक की अभिक्रिया, जिंक सल्फेट बनाएगा, कॉपर को हटा देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा इस तरह का अभिक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44, जिंक का, जिंक प्लस, मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है Zn2+, Zn आयन, जिंक का जिंक आयन में बदलना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो याद रखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन का ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है तो कौन इसमें ऑक्सीकारक हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला, या उत्प्रेरक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले को हमेशा क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे अभी हम लोग देखे कि जिंक आयन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, तो ये क्या था? ऑक्सीकारक था। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, सॉरी ये मिस्टेक बता दिए ना क्या, ऑक्सीकरण, अच्छा ऑक्सीकारक है, हाँ। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला ऑक्सीकारक, लेकिन वो अभी ऑक्सीकरण कहलाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क करेक्ट होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो त्यागता ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक होता है, लेकिन अवकरण होता है उसका, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? अवकारक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर क करेक्ट होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, कॉपर सल्फेट लोहा के साथ अभिक्रिया करेगा तो कॉपर फेरस सल्फेट बनाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। निम्नलिखित में से कौन अवकारक है अभिक्रिया में? कौन अवकारक है? तो याद रखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन का, ये लोहा क्या किया? लोहा क्या किया? कॉपर को हटा दिया, तो उसका क्या हुआ? अवकरण हुआ। तो याद रखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो फेरस सल्फेट जो होगा ये अवकारक कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण हुआ उसका, इसलिए अवकारक होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, फेरस सल्फेट और कॉपर की अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार होती है? तो अभिक्रिया तेजी से होगी, अभिक्रिया धीरे धीरे होगी, शुरू में अभिक्रिया होगी फिर रुक जाएगी, अभिक्रिया नहीं होगी। तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इसकी अभिक्रिया होने वाली नहीं है, क्योंकि ये कम क्रियाशील हैं, ये ज़्यादा क्रियाशील हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ये तो मिले हुए हैं, तो अभिक्रिया नहीं होने वाली है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन नंबर, लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के, कांटी को होना चाहिए यहाँ पर, कांटी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग धीरे धीरे किस रंग में बदल जाएगा? तो याद रखिएगा लोहे की कांटी मतलब लोहा है, इसमें किस में डाल रहे हैं? कॉपर सल्फेट CuSO4 में डाल रहे हैं,
तो ये तो पहले से नीला था, पहले से ये नीला था, तो ये क्या हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा फेरस सल्फेट। तो ये कैसा रंग का हो जाएगा, तो ये लाल रंग का हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये नीला नहीं होगा, ये हरा हो जाएगा, ये हरा हो जाएगा। क्योंकि फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। याद रखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होने वाला है। तो कॉपर सल्फेट, सबसे बड़ी बात ये है, CuSO4 जो होता है ये इसका रंग क्या होता है, नीला होता है, इसका रंग नीला होता है। और FeSO4 जो होते हैं ये इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग हरा होता है, याद रखिएगा। चलते आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ए धातु विस्थापित करता है C को उसके लवण से, मतलब A किसको भगा दिया, C को भगा दिया, इसका मतलब A ज़्यादा क्रियाशील है C से, ठीक है, A ज़्यादा क्रियाशील है किससे, C से। उसके बाद B धातु विस्थापित कर देता है D को, मतलब D से ज़्यादा क्रियाशील है कौन, A ज़्यादा है C से, B ज़्यादा है किससे, D से। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, D से विलयन से, तो C धातु विस्थापित कर देता है B को, इसका मतलब C ज़्यादा क्रियाशील है किससे, B से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B हो जाएगा, B ग्रेटर देन C धातु विस्थापित कर देता है B को, इसका मतलब A ग्रेटर देन होने वाला है C ग्रेटर देन होने वाला है B, ACBD ऑप्शन नंबर ख में मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर ख। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एल्केनोइक अम्ल की सामान्य संरचना क्या होती है, एल्केनोइक अम्ल मतलब क्या होने वाला है, COOH, इसी का IUPAC नेम, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही IUPAC नेम होता है ना, ओइक अम्ल। तो याद रखिएगा COOH तो कहाँ पर है, COOH, तो ये ऑप्शन नंबर ख में मेरा मौजूद है। याद रखिएगा ओइक अम्ल क्या होता है, IUPAC नेम किसका होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र हम हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर में काफ़ी अच्छा से बताए हैं, जो नहीं पढ़े हैं वहाँ जाकर के देख सकते हैं आप लोग। CnH2n +1 COOH, तो यहाँ पर CnH2n +1 COOH कहाँ पर है, CnH2n +1 ऑप्शन नंबर क में मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। एसिटिक अम्ल में कौन सा क्रियाशील मूलक वर्तमान होता है, एसिटिक अम्ल, याद रखिएगा एसिटिक अम्ल में कौन सा क्रियाशील मूलक होता है, तो अम्ल है तो COOH, याद रखिएगा COOH जो भी होता है वो अम्ल का ही वो क्रियाशील मूलक होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम स्टेरिक अम्ल, पामीटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल तो खैर होगा नहीं, एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, कार्बन की संख्या 2 होती है, इसको एथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं या एसिटिक अम्ल भी कह सकते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55। एसिटिक अम्ल का रंग कैसा होता है, एसिटिक अम्ल का रंग कैसा होता है, तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर, ये रंगहीन होता है। एसिटिक अम्ल का रंग कैसा होता है, तो ये रंगहीन होते हैं, ये एसिटिक अम्ल जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, इसका कलरलेस होते हैं। 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, एसिटिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, तो एसिटिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, तो लाल रंग में बदल देता है, क्योंकि एसिटिक अम्ल एक एसिड है, ये नीले को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना मतलब एसिड होगा, तो वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। एसिटिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क करेक्ट होने वाला है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। एसिटिक अम्ल को जल के साथ मिलाने पर क्या होता है, एसिटिक अम्ल को जल के साथ मिलाने पर क्या बनेगा, तो याद रखिएगा वो जल में घुल जाता है,
के साथ मिलाने पर क्या होता है? जल में आंशिक घुल जाता है, नहीं घुलता है, गलत बात है, इनमें से कोई नहीं, ये घुल जाता है, ये उसके साथ पूर्णतः घुल जाता है, आंशिक नहीं होता है, घुल जाता है, बस याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58। एसिटिक अम्ल निम्न में किसमें पाया जाता है? एसिटिक अम्ल निम्न में किसमें पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, तेल वसा में नहीं पाया जाता, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में, याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 59, एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है? एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल CH3COOH की अभिक्रिया किसके साथ होगा? किसके साथ होगा? अल्कोहल C2H5OH के साथ अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पर से OH हट जाएगा, यहाँ पर से OH हट जाएगा, ये कीटोन का निर्माण होता है, कीटोन का निर्माण होता है, CO बॉन्ड CO वाला। विक्रिया में कौन सा यौगिक बनता है? तो कीटोन को ही क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? एसिड एनहाइड्राइड, इसी को ना एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं, याद रखिएगा, एसिड एनहाइड्राइड बनता है। एसिटिक अम्ल और एथाइल अल्कोहल की विक्रिया जब होती है कौन यौगिक बनता है? तो एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण होता है ना, एस्टर का निर्माण होता है, ईथर भी नहीं, एस्टर का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ग। 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होने वाला है, एस्टर का निर्माण होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, एथेनॉइक अम्ल और एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया से निम्न में कौन यौगिक बनता है? एथेनॉइक अम्ल और इथाइल अल्कोहल, एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया से कौन यौगिक का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? एथिल एसीटेट का निर्माण होगा, एथिल एसीटेट का निर्माण होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 के बाद 61, एस्टर का गंध कैसा होता है? तो याद रखिएगा फल जैसी मीठी गंध होती है इसकी, किसकी? एस्टर की जो गंध होती है फल जैसी मीठी गंध होती है। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद क्वेश्चन नंबर 62, शुद्ध निर्जल एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं, क्योंकि, याद रखिएगा, क्योंकि जारे में बर्फ की तरह जम जाता है। कौन? शुद्ध निर्जल एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? सबसे पहले ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं, और ये जारे में बर्फ की तरह ये जमा हुआ होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, एसिटिक अम्ल किस प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है? एसिटिक अम्ल किस प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH किस प्रकार का है? तो कार्बन दोगो है, इसमें क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा, कार्बन दोगो है तो याद रखिएगा डाई होगा। तो ऑप्शन नंबर ख, मतलब मिसप्रिंट है थोड़ा बहुत, ऑप्शन नंबर ख को पहले होना चाहिए था, ग को बाद में होना चाहिए था, तो याद रखिएगा ख नंबर राइट आंसर होने वाला है। 63 का एसिटिक अम्ल किस प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है? नहीं, ये डाई नहीं होगा, ये मोनो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये तो एसिटिक अम्ल खुद है, लेकिन इसमें कितने कार्बन के हैं जुड़े हुए? तो एक कार्बन है, इसीलिए मोनो होगा इसका राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क करेक्ट होने वाला है। तो ये था हमारा एसिड एंड बेस का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चनों को, जो कि एक चैप्टर है इस अम्ल और भस्म, अम्ल, क्षार और लवण, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे आपको मैट्रिक एग्जाम में। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे बताया हूँ जो हूबहू ही एग्जाम में ऐसे ही आ जाएंगे, तो याद रख लीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को। टॉप ये 63 क्वेश्चन था जो कि हम कराए, और प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर बताए हैं, जो उसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं, आज इजाज़त दीजिए, नमस्कार।